हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को मैं बताने वाला हूं, इसके अंदर सारा पोर्शन न्यूमेरिकल करने वाले, एक से एक बढ़िया न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं। राइट, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालें आप, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। एंड तक बने रहना सेशन के अंदर, बहुत ही प्यारा सेशन आज, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस है, मजा आएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के इक्विलिब्रियम के अपने चार्जेस की इक्विलिब्रियम की भी अपन बात करेंगे आगे जाके। मतलब सारी चीजें इंटररिलेवेंट है। मतलब आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर आता है तो काफी चैप्टर्स आपके पकड़ में आएंगे, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या हो गया, किसी भी बॉडी को अगर आप इक्विलिब्रियम में बोलते हो, इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी जो है उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, कोई भी बॉडी है उसके ऊपर लगने वाला क्या होगा, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सपोज ये बॉडी है, ये बॉडी क्या है, इसके ऊपर अगर आप मैं देखूं तो नेट फोर्स अभी जीरो इस बॉडी के ऊपर। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है कहीं मूव नहीं कर रही है, एक्सेप्ट बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटिंग, बॉडी इज एट रेस्ट। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, बॉडी को देखो रेस्ट पर है क्या, हाँ बॉडी रेस्ट पर है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। एक कंडीशन ये होगी। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल रहा हूं एक बॉडी अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रही है, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बॉडी के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, उससे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। तो जब भी आप इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात करोगे तो बॉडी या तो आपको रेस्ट पे दिखाई देगी या बॉडी आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होती हुई दिखाई देगी, तभी अपन इक्विलिब्रियम फोर्सेस की बात करेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के लिए अगर अपन देखेंगे तो क्या होना चाहिए, बॉडी कहां पर दिखाई देगी, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी कहां होगी, रेस्ट पर होगी, या फिर बॉडी क्या होगी, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो रेस्ट पर होगी या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। और बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वैसे ही मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन वैसे ही जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स मेरे पास क्या हो गया, जीरो। बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स, फोर्स मतलब नेट फोर्स। तो यहां से कंडीशन क्या आ गई, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर अपन देखें, किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम में रहने की कंडीशन क्या है, तो इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी कि नेट फोर्स बॉडी के ऊपर क्या होना चाहिए, जीरो। कि नेट फोर्स ऑन बॉडी क्या होना चाहिए, जीरो। ये मेरे पास क्या होता है, कंडीशन होती है किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। समझ में आया? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के क्वेश्चंस को करने के लिए अपन यहां पर एक थ्योरम भी काम में लेंगे। मैं एक ही क्वेश्चन को कम से कम 2-3 तरीके से बताऊंगा आपको करना है, सॉल्व करने का 2 या 3 तरीके बताऊंगा मैं। तो वहां से आपको क्या है कि फील आएगा कि भाई किस समय किस मेथड को आपको यूज करना है ना। मतलब फिजिक्स इतनी शानदार चीज, इतनी इंटरेस्टिंग है, एक ही क्वेश्चन को करने के इतने सारे मेथड होते हैं, तो मतलब आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, मजा आएगा आपको। देखना सेशन को, बहुत आनंद आने वाला है आज। देख, तो उसके लिए आपको एक थ्योरम आनी चाहिए। थ्योरम का नाम क्या है, लामीज थ्योरम। हालांकि अपन ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वापस मैं एक बार और डिस्कस कर रहा हूं, है ना। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर हो सकता है मैंने बताया भी हो, या वेक्टर्स के अंदर मैंने डिस्कस किया हो, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है। लामीज थ्योरम क्या बोलती है कि सपोज कोई भी एक बॉडी है, किसी बॉडी के ऊपर सपोज कितने 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3। सपोज देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। वेक्टर फॉर्म में बना दो, ये F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स। ठीक है, F1 के सामने वाला एंगल अल्फा, F2 के सामने वाला एंगल बीटा, और F3 के सामने वाला एंगल गामा। सॉरी, F1 में F1 इसको समझ रहा था, F1 के सामने वाला एंगल अल्फा, F2 के सामने वाला एंगल बीटा, F3 के सामने वाला एंगल गामा। 2 फोर्सेस के बीच का एंगल है, ध्यान रखना है। 2 फोर्सेस के बीच का एंगल है, ये बॉडी हो गई मेरे पास। 2 फोर्सेस के बीच का एंगल अल्फा, बीटा, गामा, 3 एंगल दिए हुए हैं। तो लामीज थ्योरम क्या बोलती है कि जो फोर्स लग रहा है F1, उसके सामने वाला एंगल पता हो तो उसका साइन अल्फा जो होता है वो किसके इक्वल लिख सकते हो आप। ये थ्योरम है, थ्योरम मतलब एज इट इज उसको याद करो। कैसे आया, इसके धर्म संकट में नहीं पढ़ना है। थ्योरम बाबूजी देके चले गए हैं, पिताजी देके गए हैं, बस बेटा जी को क्या करना है, फॉलो करना है, अप्लाई करना है।
ठीक है, इनके भी डेरिवेशंस वगैरह हैं, लेकिन डेरिवेशन में जाना ही नहीं अपने को, है ना। इसका एप्लीकेशन पार्ट F2 के सामने वाला एंगल बीटा, तो उसका साइन बीटा, और तीसरा क्या है मेरे पास, तीसरा फोर्स कौन सा है, F3, और F3 के सामने वाला एंगल क्या बोला मैंने, गामा। समझ में आ रहा है, ये तीनों का आप इक्वल कर सकते हो। दिस इज व्हाट लामीज थ्योरम। दो तरीके हो गए, नेट फोर्स जीरो और लामीज थ्योरम को यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, जल्दी से लिखो इसको आप, फिर अपन आज प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं अपन जल्दी से। आज मैंने डस्टर ही गीला कर लिया यार, साला दिमाग खराब कर रहा था। मीट ही नहीं रहा था, 2 दिन से बहुत परेशान कर रखा था मेरे को। आज मैं डस्टर पूरा पानी में चकाचक गीला गच करके लाया। वाह, पढ़ाने का मजा है। हाँ जाए, कल बोर्ड नया लाना है यार। आज क्या लॉकडाउन चल रहा है हमारे उदयपुर के अंदर, तो साला बाकी में आज शायद क्लास में लेता ही नहीं आप लोगों की, बोर्ड पे काम करता। चलो क्वेश्चन देखते हैं 1 बाय 1। अब देखो, पहला नशा, भाई गीला हो गया भाई, साफ कर ले थोड़ा और अच्छी। देख पहला सवाल क्या है समझना, क्या दिया हुआ है। सपोज सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। सपोज ये मेरे पास क्या है, एक सरफेस है, इसके ऊपर एक मास m रखा हुआ है, ठीक है। ये बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। ये बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में जब कोई बॉडी होती है तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस की इक्वेशन लिखना आपको आनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें करता हुआ चलाऊंगा। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस देख लो। तो बॉडी के ऊपर क्या है, अपन ने देखा था एफबीडी बनाना, इसके ऊपर फोर्सेस क्या लग रहे हैं, mg, ठीक है। और mg की वजह से एक पुश लग रहा है अर्थ सरफेस पर, तो अर्थ जो हो रही है वो रिएक्शन दे रही है किससे, नॉर्मल रिएक्शन से, नॉर्मल फोर्स से। तो इस बॉडी के ऊपर लगने वाला, अभी मैं एफबीडी बना रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे अपन बिना एफबीडी के काम करने लग जाएंगे, उस बॉडी के ऊपर एफबीडी बना देंगे, mg, और बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है, n। अब समझो यहां पर इस बॉडी के ऊपर लगने वाला लामीज थ्योरम क्या है, 2 से ज्यादा फोर्सेस आ जाए ना किसी एंगल के ऊपर, तब लामीज थ्योरम पे जाने की जरूरत है, अदरवाइज जाने की जरूरत ही नहीं। समझ पा रहे हो। अब मुझे बताओ ये बॉडी रेस्ट पर क्यों है, इस बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं सिर्फ, एक mg डाउनवर्ड जो अर्थ खींच रही है, और n अर्थ जिससे पुश कर रही है, ठीक है। तो बॉडी ये इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब n और mg का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो m क्या हो जाएगा, m इज इन इक्विलिब्रियम, किस कंडीशन में, जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg के इक्वल हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन लिखना आ गई अपने को, ठीक है। एक और अगर मैं बोलता हूं, चलो मल्टीपल अगर ब्लॉक्स ले लेता हूं मैं, इसी को अगर मैं क्या बोलूं, सपोज मैं 2 ब्लॉक सिस्टम ले लेता हूं। यहाँ पर मैं एक से ज़्यादा अपन ब्लॉक ले लेते हैं, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गई, सपोज ये सरफेस हो गई, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर लो, इसके फोर्सेस, बॉडीज के ऊपर लगने वाले फोर्सेस मार्क कर लो। इक्वेशन लिखनी, जैसे अपन इक्वेशन लिखी वैसे और इक्वेशन लिखनी। अभी इक्वेशन करवाऊंगा, समझ में आएंगे। देख फालतू फोर्सेस लगा लो हमेशा, m के ऊपर लगने वाला mg और m1 के ऊपर लगने वाला mg, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या होगा, m2 जो होगा, m1 और m2 मिलकर इसको क्या पुश करेंगे, तो एक पुश फोर्स लगेगा जिसका रिएक्शन अर्थ देगी किसकी फॉर्म में, n2 की फॉर्म में, है ना। m1 और m2 सब मिलाकर पुश कर रहे हैं अर्थ सरफेस को, और अर्थ सरफेस किसके ऊपर फोर्स लगाएगी, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में है, कौन है, m2। तो m2 के ऊपर अर्थ ने कितना लगाया, ये n2 जो है वो क्या है, फोर्स बाय अर्थ, फोर्स बाय अर्थ किसके ऊपर, ऑन m2। ये सब चीजें अपन देख चुके हैं। इसी तरीके से m1 ने m2 को पुश किया होगा, क्यों पुश किया, क्योंकि अर्थ m1 को नीचे पुल कर रही थी, उसकी वजह से m1 इसको पुश कर रहा है, किससे, n1 से। तो उसका रिएक्शन वापस m2 दे रहा है, किसकी फॉर्म में, n1 की फॉर्म में, है ना, उसकी फॉर्म में। ये क्या है, दिस n1 इज व्हाट, फोर्स। ये किसके ऊपर फोर्स है, ये है फोर्स ऑन m1 बाय m2। ये समझ में आया क्या, क्लियर। अब देखो यहां पर, अब मुझे यहां पर क्या बनाना है, जैसे n1 का तो पेयर आ गया, n2 का भी पेयर कौन सा है, मतलब इस m2 ने अर्थ को पुश किया था n2 से, ये n2 का पेयर आ गया मेरे पास। इसी को ऊपर एक्शन रिएक्शन पेयर बोल रहे हैं, इसी को ऊपर एक्शन रिएक्शन पेयर बोल रहे हैं। mg का रिएक्शन क्या आएगा कि भाई mg से अर्थ इसको पुल कर रही है, तो ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, m2 जी से पुल करेगा, तो mg का रिएक्शन पेयर mg, ये अपन लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। बस अब इक्वेशन, अब यहां पर इक्वेशन लिखो। देख m1 के ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, m1 के ऊपर देखो क्या फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है m1 के ऊपर m2 लगा रहा है,
N1, दो फोर्स आ गए मेरे पास, ठीक है। M1 के ऊपर सिर्फ दो ही, M1 के ऊपर लगने वाले फोर्सेस M1G और N1। ये N1 जो है, ये वाला N1 जो है वो कौन लगा रहा है, M1 M2 के ऊपर लगा रहा है ना। ये N1 जो है वो क्या है, M1 M2 के ऊपर लगा रहा है, पुश कर रहा है। देखो अब M2 को देखो, M2 का FBD बनाओ, M2 क्या हो गया, M2G पुलिंग, और अर्थ वापस इसके ऊपर उसको क्या कर रही है, पुश कर रही है, कितने से, N2 से, तो ऊपर क्या लग गया, N2, और M1 भी तो पुश कर रहा है इसको, कितने से, N1 से पुश कर रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, FBD हो गया, है ना। ये N2 जो है ये M2 खुद लगा रहा है अर्थ के ऊपर, जबकि FBD के अंदर खुद बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस की बात करते हैं अपन, तभी तो इक्विलिब्रियम की बात करोगे। भाई मैं किसी बॉडी के ऊपर, मैं किसी को मुक्का मार रहा हूं, तो मैं उसके इक्विलिब्रियम की बात करूंगा ना, मैं मेरे इक्विलिब्रियम की बात थोड़ी करूंगा क्या। तो जिसके ऊपर फोर्सेस लग रहे होते हैं उसके इक्विलिब्रियम की बात की जाती है। तो मैं यहां पर M1 और M2 के इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो M1 और M2 पे लगने वाले फोर्सेस की बात की जाएगी। चल, तो यहां से इक्वेशन, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो सकता है, तो N1 मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, M1G, एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। यहां पर देखो, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टोटल ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, N2, और टोटल नीचे कितना फोर्स लग रहा है, N1 प्लस M2G। मुझे यहां से N2 मालूम करना है अगर, तो N2 इक्वल्स टू क्या हो गया, N1 यहां से रखो आप, तो कितना आ जाएगा, M1G प्लस M2G। ये N1 और N2 की वैल्यू निकल के आ गई यहां से। अरे क्लियर, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, देख जल्दी देख, देख अगला सवाल देख, अगला सवाल देख, थोड़ा सा अपन, हाँ अब देख थोड़ा माहौल बनाते हैं अपन, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यार भाई। ये बॉल है, ठीक है, इसको वापस बना लेते हैं। एक काम करो यार, सर यार आप भी यार क्या डायग्राम बनाते हैं यार, एक बार में डायग्राम बनना चाहिए साला। पहले गेंद बना दे अपन, गेंद, ठीक है। ये बॉल है, इसको ले लो आप, 5 किलोग्राम की बॉल है, 5 किलोग्राम की बॉल है, ठीक है। एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, अब सही है, वाओ। देख समझ, अब आपको क्या मालूम करना है, आपको नॉर्मल रिएक्शंस यहाँ पर क्या मालूम करना है, फाइंड, ये वॉल मतलब टेबल है, कुछ समझ लो है ना, ये टेबल है, आपको मालूम करना है फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस, फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस ऑन बॉडी। जो बॉडी है उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या क्या लग रहे हैं वो आपको मालूम करना है। सोचो सोचो सोचो, इसकी रेडियस आपको दी हुई है 5 मीटर, रेडियस आपको दिया हुआ 5 मीटर। सोचो सोचो, मैं जितने मिटाता हूं, सोच सोच डार्लिंग सोच, आजा जाने जा, अरे ना 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 ना, चल जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट। देख क्या होगा, देख फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस। अब देख नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन जो होते हैं वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इस बॉडी के ऊपर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शंस देखने मुझे, ये देख सरफेस परपेंडिकुलर, कॉन्टेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर, और सेंटर की तरफ, स्फेरिकल बॉडी में सेंटर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो यहां से लगेगा, इसको बोल देता हूं मैं इधर, है ना, इधर लग गया N1, क्योंकि इसने पुश किया होगा कहीं ना कहीं। और इधर से देखोगे तो यहां पर भी लगेगा, इसको बोल दिया मैंने N2, इसको बोल दिया मैंने N2। और एक और चीज दी हुई थी आपको, मैं भूल गया, ये आपको दिया हुआ है 3 मीटर, और यहां से सेंटर से इसकी जो हाइट है ये भी दिया हुआ है ना, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, गिवन है ना, 5 किलोग्राम गिवन है, 5 मीटर गिवन है, 3 मीटर गिवन है, 4 मीटर गिवन है, ठीक है। आपको N1 और N2 मालूम करना है। देख इस डायग्राम को अगर मैं वापस रीड्रॉ करूं, समझना, देख ये सेंटर है, समझ, देख यहां से एक तो कंडीशन ये हो गई, इधर क्या लग रहा है मेरे पास, इधर लग रहा है मेरे पास क्या N2, और एक मेरे पास यहां से इधर देखो, ये मेरे पास लग रहा है क्या है N1, और यहां से कहीं से ये लेवल, ये 2 लेवल आ रहे हैं मेरे पास, समझना, है ना, 2 लेवल आ रहे हैं, है ना। डायग्राम देखो, समझो, यहां पर ये तो देगा 4,
ये 4 दे रखा है, ये मेरे पास क्या है, ये रेडियस हो गई 5 मीटर, ये सेंटर है, ये सेंटर है, और ये टेबल वाला कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स हो गए आपके, ये समझो। तो यहाँ से स्फीयर जा रहा है मेरे पास, ये 4, ये 5, और इधर से देखो ये भी मेरे पास क्या रेडियस है, ये 5, और ये दे रखा है कितना 3। देखो अब यहाँ से एंगल्स पता चल सकते हैं आपको, समझना। ये 3, 5 है तो ये क्या हो जाएगा 4, ये 4, 5 है तो ये कितना हो जाएगा 3। एंगल देख सकते हो, 3 के सामने वाला हमेशा बोलता हूँ मैं 37 डिग्री, ये कितना हो गया 37। 3 के सामने वाला ये 37, तो ये कितना हो जाएगा 53, ये कितना हो जाएगा 53। समझ आया? या और अगर देखो आप और एंगल को स्पेसिफिक करो, ये 37 है तो ये मेरे पास क्या 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, ये समझो, ये मेरे पास क्या 90 डिग्री है, ये क्या 37, तो ये मेरे पास क्या हो गया 90 डिग्री। यहां से देख सकते हो आप, ये देखो यहां से अगर आप देखना चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, ये 37 है ना, ये 37 है, वर्टिकल के साथ 37 है, ये 53, 37। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये वर्टिकल से ये मेरे पास क्या आ गया, ये 37, तो ये कितना हो जाएगा 53, ये 53, और इधर से भी देखोगे ये 53 है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। अब देखो, अब यहां पर एक और फोर्स क्या है मेरे पास, फालतू फोर्स mg, यहां लगा सकता हूं मैं 5g। अब देखो इसको थोड़ा और मैं बना दूं, समझना आप, देखिए यहां पर अब देखो मिलाकर क्या हुआ, थोड़ा और इसको अपन 5g इधर लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर 53 एंगल पर कौन है n1 है, ये कितने पर है 53 डिग्री एंगल पर है, और इधर मेरे पास क्या है n2 जो है वो कितने पर, n2 जो है मेरे पास वो 37 डिग्री एंगल पर है। समझ में आ गया? बस अब यहां से मेरे को क्या कर लेना है, मुझे n1 और n2 मालूम करना है। अब सोच के देखना, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, देखो इसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं। अब इसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं, या तो लामीज लगाओ आप, 3 फोर्स आ गए मेरे पास, देयर आर 3 फोर्सेस। एक तो लामीज लगा सकते हो, n1 के सामने वाला एंगल, n2 के सामने वाला एंगल और 5g के सामने वाला एंगल, 3 फोर्स आ गए। एक तो लामीज से कर सकते हैं, देख लामी से कराता हूं मैं, बाय लामी, ताकि आपको लामी थ्योरम लगाना आ जाए। देख क्या होगा, अब मुझे एंगल देखने, सबसे पहले मैं n2 के सामने वाला एंगल देखता हूं। n2 के सामने वाला एंगल क्या होगा, दिस इज 90, तो देख n2 अपॉन साइन 90 प्लस 53, ये समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद n1 के सामने वाला एंगल देखो, ये भी 90 है, ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 37। n1 के दो फोर्सेस के बीच का एंगल होता है हमेशा, है ना, इसीलिए वो लिया है। और फाइनली मेरे पास कौन है 5g के सामने वाला एंगल, ये देखो ये 37 53, ये कितना होगा 90, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 90, तो ये हो गया मेरे पास साइन 90। बस अब मुझे क्या निकालना है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। आप क्या करो, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर दो, तो देख यहां से क्या आ जाएगा, तो n2 इक्वल्स टू 5g, मतलब साइन 90 की वैल्यू 1, 5g का मतलब क्या होता है 50, और ये साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो कितना हो गया ये कोस 53, तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय कोस 53। कोस 53 की वैल्यू कितनी होती है यार, तुम एक तो ये याद कर लो यार 3/5, कितना हो गया मेरे पास ये, तो n2 आ जाएगा मेरे पास कितना 30 न्यूटन। n2 कितना आ गया मेरे पास 30 न्यूटन। क्लियर? कोस, अरे भाई मेरे ट्राइंगल, भाई कोई भूल गए हो लोग भागो, तो ये मेरे पास 37 होता है ना, ये मेरे पास 53 होता है, 37 3, ये 5 और ये 4, कोस 53 3/5 है ना, वहां से देख सकते हो, ये हो गया। और यहाँ से n1 निकालने के लिए क्या करोगे, n1 निकालने के लिए क्या करोगे, n1 के लिए 2 और 3 को इक्वल कर दो, 2 इक्वल्स टू 3 करो, तो देख क्या आ जाएगा n1 इक्वल्स टू, देख साइन 90 प्लस 37 कोस 37, तो ये हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 50 ऑलरेडी है उधर, 50 मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 प्लस 37 कोस 37, कोस 37 होता है आपका 4/5, तो कितना हो गया मेरे पास ये 40 न्यूटन। आ गए n1 और n2 दोनों आ गए। क्लियर? एक ही तरीका हो गया हमारे पास लामी से। दूसरा मेथड नंबर 2 देखो, समझना, कंपोनेंट से भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, या एक और काम कर सकते हो। देखो क्या होगा, अगर ये एक तरीके से बोल सकता हूं क्या मैं, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं,
तो वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, समझो, तभी तो इक्विलिब्रियम होंगे भाई। ये वाली बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इधर लगने वाला फोर्स, इधर लगने वाला फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो इधर कहीं आएगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, है ना। जितना नीचे लग रहा उतना इन दोनों का रिजल्टेंट, ये मेरे पास क्या है N1, ये मेरे पास क्या है N2, सही लिखा गया N1 N2, इन दोनों का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 5g। मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो भी 5g के बराबर ही होगा, समझ में आ रहा है ना। तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस वेक्टर की लेंथ भी मेरे पास किसके बराबर होनी चाहिए, 5g के बराबर होनी चाहिए। अब देख ट्राइंगल बना ले, यहां पर देख, ये मेरे पास एंगल 37 है, ये कितना है मेरे पास 53, और ये कितना हो गया मेरे पास 37। बस अब ट्राइंगल लगा लो यहां पर। इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नंबर 1, ये ट्राइंगल नंबर 2। ट्राइंगल 1 से आप क्या निकाल लोगे N2, ट्राइंगल 2 से आप क्या निकाल लोगे N1। तो देख ट्राइंगल 1 से देखते हैं अपन, ट्राइंगल 1 से क्या होगा, ट्राइंगल 1 में क्या होगा, देखो ये तो हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, बेस और ये हाइपोटेनियस। या सिंपल सोचो 5g का cos थीटा कंपोनेंट जो होगा वो N2 होगा, ऐसे भी समझ सकते हो। 5g के दो कंपोनेंट बनाओ, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कौन होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो 5g के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया 5g, N2 को क्या बोलूंगा मैं 5g cos 53, और इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको क्या बोलूंगा मैं। ये समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं। तो देखो यहां से मेरे पास क्या हो गया, तो ट्राइंगल से देख लो सिंपल, इस ट्राइंगल से बेस अपॉन हाइपोटेनियस बराबर cos 53 लिखो। ट्राइंगल से बेस कितना है N2 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 5g इक्वल्स टू cos 53। तो यहां से N2 कितना आ गया, देख वही आ रहा है, देख यहां पर देखो N2 आ गया था 50 इंटू cos 53 आ गया वापस वही। तो ये हो गया 50 इंटू cos 53, ये आ जाएगा मेरे पास कितना 30 न्यूटन, देख वही आ गया। और ट्राइंगल 2 से देखना है, ट्राइंगल 2 देखो यहां पर, ट्राइंगल 2 में क्या होगा, ट्राइंगल 2 में वापस क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 5g इक्वल्स टू एंगल 37 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा cos 37 डिग्री, देख वापस वही आ गया 50 cos 37। तो N1 की वैल्यू यहां से भी सेम आ जाएगी, 50 cos 37 कितना हो गया मेरे पास ये 40 न्यूटन। एक और तरीका ये हो गया मेरे पास। एक और तरीका बताऊं, देख और तरीका क्या हो सकता है इसका, मतलब आपको दिमाग आपका खुला होना चाहिए हमेशा कि मैं कहां दिमाग मेरा घुस सकता है, कहां तक आप सोच सकते हो। बस वो दिमाग चला नहीं कि बस काम हो गया आपका, मजा आ जाएगा आपको। देख तो देख क्या हो जाएगा, अब यहां पर देख मेरे पास, अब इसको और कैसे कर सकता हूं, इसको क्या करो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, समझना। इसको मैं क्या करूं, अरे यार बहुत गीला हो गया ज्यादा, कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, देख समझना। अगर मैं कंपोनेंट में रिजोल्व कर लूंगा तो मजा आ जाएगा। देख कंपोनेंट में रिजोल्व करने का मतलब क्या है, N1 के दो कंपोनेंट, ये तो हो गया मेरे पास क्या N1 cos 53, जहां से एंगल बनता है वो cos, और इधर आ जाएगा मेरे पास N1 sin 53। N2 को रिजोल्व करो, क्या आ जाएगा N2 cos 53, और इधर आ जाएगा मेरे पास क्या N2 सॉरी 37 है ना, 37 और N2 sin 37। तो देखो यहां से इक्वेशन, दो इक्वेशन बना सकते हो आप। अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, मतलब हमेशा क्या करो, जब भी आप कंपोनेंट वाला मेथड यूज करो, ये मेरे पास क्या है अभी जो करने जा रहा हूं वो क्या है थर्ड मेथड, कंपोनेंट मेथड। ये है कंपोनेंट, ये कंपोनेंट मेथड हो गया मेरे पास, ठीक है। अब कंपोनेंट मेथड में हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा कोई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट को रिजोल्व कर लो, सारे फोर्सेस को। अगर आप सारे फोर्सेस को किन्हीं दो डायरेक्शन के अंदर अगर रिजोल्व कर पा रहे हो तो वहां कंपोनेंट मेथड आपका सक्सेसफुल है। अगर रिजोल्व करने में दिक्कत हो रही है तो लामीज थ्योरम इज द बेस्ट ऑप्शन। कुछ समझ में नहीं आ रहा लामीज लगा लो, लेकिन लामीज में कई बार क्या होता है एंगल उठपटांग फंस जाते हैं। सपोज आपके पास यहां पर फंस जाता 90 + 80, मतलब कुछ उठपटांग एंगल फंस जाता 90 + 74 हो जाता सपोज, तो 90 + 74 164 एंगल, तो 164 एंगल को सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब ऐसा कभी कभी होगा आपके साथ में, कभी करोगे तो तीनों मेथड दिमाग में होने चाहिए। तो देखो यहां से अब ये बॉडी, अगर मैं क्या बोल रहा हूं कंपाउंड मेथड यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में रखनी है तो क्या करो, जो भी फोर्सेस हैं क्या उन फोर्सेस को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व कर पा रहे हो क्या। हाँ भाई मैं कर पा रहा हूं, मेरा N1 और N2 तो एंगल पे था, N1 को मैंने रिजोल्व किया तो x और y में रिजोल्व हो गया, N2 को रिजोल्व किया कंपोनेंट में तो x और y में रिजोल्व हो गया। अब सारे फोर्सेस या तो x में ही है या y में ही है। अब ये बॉडी को ये वाला फोर्स इधर ले जाएगा, नहीं ये वाला फोर्स बोलेगा नहीं मैं नहीं जाने दूंगा,
तभी तो इधर नहीं हिलेगा। इधर क्यों नहीं हिल पाएगा ये? जब ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों के मैग्नीट्यूड अगर मैं इक्वल कर दूं तो बॉडी यहीं रह जाएगी, एक्स में मूव नहीं कर पाएगी, लेकिन वाई में मूव कर सकती है। वाई में मूव कर सकती है। वाई में मूव करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? भाई 5G नीचे ले जाएगा, नहीं नीचे आ भाई, नीचे आ, नीचे आ, नहीं 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 भाई, हम दोनों मिलकर इसको नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। इसका मतलब वाई में अगर मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये दोनों मिलकर इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। इन दोनों का मैग्नीट्यूड मिलाकर इसके इक्वल होना चाहिए। ये कंपोनेंट मेथड होता है। क्या करो, सिंपल लाइन लिख लो आप। हमेशा क्या करेंगे आप, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट को रिजॉल्व कर पा रहे हो तो आपका कंपोनेंट मेथड सक्सेसफुल है। ठीक है, चल तो देखिए यहां से थर्ड मेथड से क्या हो जाएगा, तो n1 cos 53 इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, n2 cos 37 के। सॉल्व नहीं करूंगा मैं, सिंपल बता रहा हूं, आप सॉल्व कर लेना इक्वेशन से, आ जाएगा आंसर आपका। एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन क्या है, n1 sin, क्या लिखा मैंने, 53, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, सेम डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वल होंगे, दो मिलके ऊपर खींच रहे हैं, एक नीचे खींच रहा है, तो दोनों मिलाकर इसको बैलेंस करना ही चाहिए। तो n1 sin 53 प्लस कौन आ गया, और n2 sin 37 शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 5G। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, सॉल्व करो दोनों इक्वेशन को, एंड n1 आपके पास सेम वही आ जाएगा, कितना, 40 न्यूटन, और n2 आपके पास आ जाएगा 30 न्यूटन। ये तीनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो तीन में से कोई एक मेथड मैं करूंगा, बाकी दो मेथड अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप। हाँ हाँ हाँ, जल्दी लिखो, जल्दी लिख, देख अगला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, बढ़िया शानदार। लिया, देख और आगे बढ़ते हैं, देख बढ़िया बढ़िया सवाल, तरो ताजा सवाल, ताजा सवाल। भिंडी 5 रुपए किलो। अरे वो 3 इडियट में था ना, भिंडी 12 रुपए किलो। या वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स, मजा आ जाता है मतलब उस सीन को देख के, तो जो भागते हैं भाई, हे भगवान ये दुनिया, ये महफिल था के काम की कोनी। देख भाई देख, ओ काला कलूटा। हाँ देख अगला देख, चिंपांजी। ये अपने पास नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल फोर्स आपको निकालने हो, है ना, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। देख अब अगला सवाल देख, अगला सवाल देख, सिंपल सवाल देख। अब मैं आता हूं स्ट्रिंग के ऊपर आता हूं, स्ट्रिंग्स की बात करने लग जाते हैं अपन। कुछ भी ले लो, इसको ले लो, 5 किलो का मास है, 10 किलो का मास है। ठीक है, ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। आपको फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन बोथ दोनों स्ट्रिंग के अंदर आपको टेंशन मालूम करनी है। देख टेंशन मालूम करने का सीधा फंडा है, आपको क्या करना होगा, एफबीडी बनाओ। देख होगा क्या, समझना ध्यान से। ये 10G के अर्थ, फालतू फोर्स लगाओ भाई, 10G के ऊपर अर्थ लगाएगी, 10 किलोग्राम के ऊपर कितना 10G फोर्स लगेगा। ये जैसे ही अर्थ इसको पुल करेगी तो ये स्ट्रिंग पुल होगी। मैंने बताया था स्ट्रिंग जब भी पुल होती है तो स्ट्रिंग जो होती है वो भी वापस क्या करती है, उसको पुल करती है। किससे, टेंशन से। तो स्ट्रिंग इसको पुल करेगी इस ब्लॉक को, कितने से, मैं बोल रहा हूं कितने से, टेंशन T2 से, है ना। टेंशन का डायरेक्शन में नहीं बताया, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर भी क्या होगा, इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, इस ब्लॉक के ऊपर भी क्या लगेगा, टेंशन T2 अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि स्ट्रिंग का काम क्या, हमेशा पुल करना। स्ट्रिंग हमेशा पुल करती है, अपने से जो भी कनेक्टेड बॉडीज होती है उसको पुल करती है हमेशा, सिंपल सा फंडा है। तो ऊपर से ऊपर वाले ब्लॉक को पुल करेगी, इधर नीचे वाले ब्लॉक को भी क्या करेगी, पुल करेगी। अब इस 5 किलोग्राम के ऊपर कहीं ना कहीं T2 अगर पुलिंग फोर्स लग रहा है, T2 इज द पुलिंग फोर्स। T2 ये T2 ऊपर वाला जो T2 है क्या है, स्ट्रिंग 5 किलोग्राम के ऊपर पुलिंग फोर्स लगा रही है। नीचे वाला T2 क्या है, स्ट्रिंग 10 किलोग्राम के ऊपर पुलिंग फोर्स लगा रही है। 10G क्या है, ग्राम नहीं है, 10 इंटू G मतलब 100 न्यूटन। ये क्या है, अर्थ 100 न्यूटन से इस 10 किलोग्राम को नीचे पुल कर रही है। ठीक है, अब कुल मिलाकर T2 पुलिंग फोर्स लगने की वजह से यहां पर स्ट्रिंग के ऊपर वापस पुलिंग लगेगा T1। ठीक है, और जहां पर भी, तो यहां पर क्या होगा, जो भी मेरे पास ये
छत है, छत को ये स्ट्रिंग यहां से पुल करेगी, किससे? T1 से। एक स्ट्रिंग जो होती है हमेशा, अगर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई हो, मैंने बताया था जब भी स्ट्रिंग मासलेस हो, जब भी स्ट्रिंग मासलेस हो तो क्या होगा, उसकी हर पॉइंट पर मौजूद टेंशन जो होता है वो थ्रू आउट इक्वल रहता है। तो यहां पर हर पॉइंट पर टेंशन थ्रू आउट इक्वल हो गया। ऑलराइट, फोर्सेस मार्क कर दिए। अब एफबीडी बनाओ। देख 5 किलोग्राम का एफबीडी अगर मैं बनाऊंगा तो फोर्सेस देख क्या है, ऊपर तो क्या लग रहा है T1, नीचे क्या लग रहा है, एक और फोर्स लगाना भूल गए भाई, अर्थ भी तो उसको, मैं हमेशा बोलता हूँ फालतू फोर्स पहले लगा लिया करो। देख इस बार चुक गए तो ये हो गया मेरे पास 50 न्यूटन, है ना, फालतू फोर्स। अर्थ भी तो खींच रही है इसको, तो अर्थ खींच रही है किससे? 50 न्यूटन से, और प्लस स्ट्रिंग भी खींच रही है किससे? T2 से। ये इसका एफबीडी हो गया। अब ये इक्विलिब्रियम में है, 5 किलोग्राम अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहां से मैं अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स यहां पर लिख सकता हूं मैं। ये समझ में आ गया आपने? एक इक्वेशन ये आ गई। इसके लिए बनाओ, इसके लिए क्या होगा, देखो ऊपर स्ट्रिंग खींच रही है उसको T2 से, नीचे धरती माता खींच रही है कितने से? 100 से। तो यहां पर दो ही फोर्स लग रहे हैं। यहां पर इक्वेशन क्या आ जाएगी? सिंपल, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो T2 आ गया 100 न्यूटन। तो यहां से इस T2 को यहां पर रखोगे, है ना, यहां पर रखोगे तो T1 कितना आ जाएगा मेरे पास? 100 प्लस 50 कितना हो गया मेरे पास? 150 न्यूटन। और भाई मजा आ गया क्या? क्लियर? खूबसूरत। चल आगे देख, आगे देख, एक और क्वेश्चन देख, एक और सवाल देख। सपोज मेरे पास ये वॉल है, ठीक है, ये बहुत सारे, मतलब ये सारे सवाल आपको कहीं ना किसी न किसी कोचिंग के मॉड्यूल के अंदर, है ना, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। सब एक ही सवाल, मतलब कुल मिला के 10-12 तरह के सवाल जो होते हैं पूरे मार्केट में घूमते रहते हैं किसी भी मॉड्यूल के अंदर। तुम्हें कई बार लगेगा अरे सर तो इस मॉड्यूल से पढ़ा रहे हैं, सर तो वहां से पढ़ा रहे हैं, यहाँ से पढ़ा रहे हैं। सारे टीचर्स के सवाल इकट्ठे कर लो तो मुश्किल से 12-15 सवाल होते हैं टॉपिक के ऊपर। तो कुछ किसी टीचर ने डिस्कस कर लिए होंगे, कुछ किसी टीचर ने डिस्कस कर लिए होंगे, कुछ क्वेश्चन सारे टीचर से कॉमन होंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड सवाल होते हैं, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देख यहाँ पर क्या होगा। अब देख, अब यहां पर एक चीज अपने को सीखने की बात है, समझना, अब ध्यान से समझना। अब इसको बार बार मैं आगे रिपीट नहीं करूंगा, समझ। दो ब्लॉक अगर कनेक्टेड हैं, अगर मुझे इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स निकालना है, समझना, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स निकालना है, इस ब्लॉक के ऊपर एक्चुअल में फोर्स कितना लगेगा वो मुझे देखना है। देखो ये T2 और T2, ये T2 क्या है? इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स। ये T2 क्या है? इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स। समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग दो ब्लॉक, ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर लगा रही है और ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर लगा रही है। तो ये T2 जो है यहां पर, इन दोनों को देखो, ये दोनों क्या इंटरनल फोर्सेस है, ये दोनों क्या है? इंटरनल। ये कई बार अपन करेंगे, ये चीज मैं कई बार करूंगा। ये क्या है? इंटरनल फोर्सेस हो गए। ये क्या है? अंदर का मामला है, क्योंकि इस सिस्टम को अगर आप देखोगे इसके अंदर देयर आर 2 बॉडीज, 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम। और स्ट्रिंग के अंदर लगने वाले फोर्सेस जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और ये इंटरनल फोर्सेस हैं। तो T2 क्या है? ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल, अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो अब इस पूरे सिस्टम में अगर आप देखें, इस स्ट्रिंग के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? तो एक तो लग रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? एक तो 5 किलोग्राम का फोर्स लग रहा है 5G, 10 किलोग्राम का फोर्स लग रहा है कितना? 10G। कितना हो गया? 50 प्लस 100 कितना हो गया? 150। तो T1 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो 150, ये 150 है ना, डायरेक्ट। मतलब क्या बोल रहा हूं? शॉर्ट में देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, इसी को शॉर्ट में कैंसल इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स को हमेशा कैंसिल कर दो, क्योंकि आपको बॉडी को इक्विलिब्रियम में देखना है, पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी हो पाएगा जब उसके इंटरनल फोर्सेस तो क्या होंगे? हमेशा कैंसिल होंगे आपस में, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस को कभी भी इसको मूवमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो देख यहां पर क्या होगा? तो कैंसिल इंटरनल फोर्सेस। तो देख यहां पर, अब अगर मैं इसको पूरा रिप्लेस किससे कर सकता हूं? ये टेंशन T1 आ गया, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं 50 प्लस 100 से। ठीक है, तो यहां पर कितना लग रहा है मेरे पास? 150 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो T1 की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास यहां पर कितनी आ जाएगी? 150 न्यूटन। इससे निकाल लिया। सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग में सीधा निकाल सकते हो आप, और सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग में तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 100 न्यूटन। सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग में तो डायरेक्ट ही आ गया। T2 कितना हो गया? 100 न्यूटन। कितनी भी स्ट्रिंग क्यों ना, अगर मैं 3 स्ट्रिंग दे दूं, देख एक और अगर मैं बोलूं यहां पर, भाई मेरे पास कितनी है? ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15। मेरे को T1 निकालना है, मेरे को T2 निकालना है, मेरे को T3 निकालना है। देख T1 क्या होगा? सिंपल, देख समझ। T1 मतलब ये सब मिलकर T1 पे पुल लगा रहे हैं। ये इंटरनल है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो T1 सीधा लिख सकता है।
T1 क्या होगा, 5 + 10 + 15 कितना हो गया, 15 10 25 और 5 30, 30 G कितना हो गया, 300 न्यूटन। सीधा आंसर हो गया T1। मुझे T3 निकालना है। T3 क्या होगा, T3 कितना हो जाएगा, 15 G के बराबर, लास्ट वाले ब्लॉक से कितना आ गया, 150 न्यूटन। ये T1 और T3, मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला डायरेक्ट निकाल सकते हो। बीच वाला निकालना है तो बीच वाला कौन है, 10 है, उसके ऊपर कितना लग रहा है, 10 के ऊपर कितना लग रहा है, T2, और नीचे कितना लग रहा है, T3। तो ऊपर तो लग रहा है T2, नीचे कितना लग रहा है, T3। बस अब कर लो यहाँ पर, और इसके ऊपर कितना लग रहा है, 10G। अब मुझे T2 निकालना है तो T2 क्या हो जाएगा, तो T2 विल बी सम ऑफ T3 + 10G। T3 कितना है, 150 + 100 कितना हो गया, 250 न्यूटन हो गया। T2 कितना हो गया, 250 न्यूटन हो गया। अरे समझ में आ गया। T2 देख, और यहां पर अगर तुम्हें थोड़ा फील आ रहा हो, देख इस वाले को भी कर सकते हो, समझना। T2 निकालना है ना, T2 निकालना है, ऊपर वाले को भूल जा। इस T2 के ऊपर ये दोनों मिलकर फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों इंटरनल फोर्सेस है, ये दोनों कैंसिल हो गए। T2 मतलब इन दोनों का मिलाकर 10 + 15, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया। T2 बराबर कैसे कर सकते हो आप, 10 और 15 का मिलाकर लगेगा, तो 10G + 15G, यहाँ से आ गया 250 न्यूटन, आंसर। समझ में आ रहा है। तो जो टेंशन निकालना है, या इसको ऐसे समझ लो, जो टेंशन निकालना है उस टेंशन पे बैठ कर देखो नीचे कितना भार लटका हुआ है, तो T1 निकल गया। T2 निकालना है, T2 पे बैठ के देखो नीचे कितना लटका हुआ है, T2 निकल गया। T3 निकालना है, नीचे कितना लटका हुआ है, तो T3 आ गया 150, T2 आ गया 15 + 10 250, T1 आ गया 250 और 5 300। समझ में आया। आई थिंक होप आपको समझ में आ गया होगा। देख अगला प्रश्न देख क्या है। सपोज यहां से एक ये ब्लॉक लटका हुआ है 37 डिग्री के ऊपर, ठीक है। आपको मालूम करना है फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स ऑन स्ट्रिंग, ऑन ब्लॉक, सॉरी ऑन बॉडी, है ना। टेंशन मतलब टेंशन स्ट्रिंग के अंदर है, मतलब समझ जाओ, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगा। मतलब अगर मैं मार्क करूं यहाँ पर, और ब्लॉक का मास दे रखा है 5 किलोग्राम, ले लो आप, तो क्या होगा, इसमें फोर्सेस लगाओ तो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग खिंचाएगी तो टेंशन T आएगा, ये T निकालना है। और इधर ये दीवार पर क्या लग रहा है, पुश लग रहा है ना, कि स्ट्रिंग को छोड़ो, यहाँ छोड़ो ब्लॉक को, तो यहाँ दीवार से टकराएगा, मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये जब बॉल इसको हिट करेगी तो दीवार इस पर रिएक्ट करेगी, किससे, N से, तो वो N हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 5G। तो T और N निकालना है ना। ट्राई कर, उसको मिटा दो जितने में, ट्राई कर। अब मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया पूरा। बारिश आ रही बाहर, बारिश जैसी आती है, मेरा क्या चला, जो क्लासरूम है मैं बार बार उधर देखता रहता हूँ। क्लासरूम ऐसा है, मतलब बिल्कुल ओपन क्लासेस है। कई बार छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते आते हैं, ओ सर करते रहते हैं। तो मेरे को बीच में वीडियो थोड़ा सा मैं स्टॉप करके फिर भाग जाता हूँ, उनको भगा के आता हूँ, भाग। कभी कभी गाय भैंसे देख रही होती है तो मेरे को वो डाइवर्ट करती है, मैं क्या भैंस। हाँ बहुत तकलीफ है भाई। देख समझ, इस बॉडी का एफबीडी बना है, टेंशन T कितना है, 5G बोले तो 50 न्यूटन, और इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन N। और वर्टिकल से एंगल कितना है, 37 डिग्री। देख तरीका मैंने बताया आपको, या तो कंपोनेंट में, मैंने क्या बोला, एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक्स या वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट में ले लो, या लामीज थ्योरम लगा लो। बहुत सारे तरीके। लामीज लगाओगे तो देखिए एंगल T का एंगल 90 आ जाएगा, और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, समझ, ये 53 है ना, ये वाला एंगल कितना है, ये 37 है तो 53 हो गया, ये 90, तो N का एंगल कितना हो जाएगा। अगर लामीज लगा रहे हो, मैं लामी नहीं लगाऊंगा, कंपोनेंट में करेंगे अपन काम, आप लामी लगाए कर लेना। N का एंगल कितना आ जाएगा, 90 + 53, समझो। और 50 का एंगल कितना आ जाएगा,
50 का एंगल 90 प्लस 37। ठीक है, मैं कंपोनेंट से करता हूँ, लामी से करना। तो देख टी के दो कंपोनेंट, टी के दो कंपोनेंट क्या आ गया, टी कॉस 37 और टी के दो कंपोनेंट टी कॉस 37 टी साइन 37, दो कंपोनेंट हो गए। बस रिजोल्व करो यहाँ से। तो ये अब टी को जैसे कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, अब भूल जाओ, अब टी का कोई रोल नहीं है क्योंकि टी के दो कंपोनेंट आ चुके हैं। अब टोटल फोर्सेस कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4। बेटा क्वेश्चन बड़े आराम से मैं सुनहरे तरीके से करा रहा हूं, तो इसमें ऐसा नहीं कि सर वो धीरे धीरे करवा रहे होंगे, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ पर। तो देख इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो एक्स में इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो एक्स डायरेक्शन में नहीं हिलेगा। उसके लिए टी साइन 37, इसकी वैल्यू लिख लो, साइन 37 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 3t/5 और cos 37 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 4t/5। तो 4t/5 की वैल्यू 4t/5 किसके बराबर होना चाहिए, 50 के बराबर। तो ये आ जाएगा मेरे पास, तो t की वैल्यू आ जाएगी 250, 5 पंजे 25, 250/4। तो ये हो जाएगा मेरे पास t की वैल्यू आ गई। उसके बाद n बराबर किसके बराबर होगा, तो n शुड बी मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, 3t/5। तो ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई t, मल्टीप्लाइड बाई t मतलब 250 डिवाइडेड बाई 4, 5 5 जा 25, 50 50 इंटू 3 कितना हो गया, 150 150। ये कैलकुलेशन देख लेना तुम, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो। अरे समझ में आ गया, जल्दी चलिए जल्दी चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन। देख लिया, देख देख इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख, सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक समझना, बस देख पूछने का तरीका कुछ अलग हो जाता है, ऐसा कुछ। मेरे पास सपोज ये वॉल है, ठीक है, यहाँ से एक ब्लॉक कितने पर 37 डिग्री पर लटका दिया और यहीं से दूसरी वॉल से कोई कितना 5 किलोग्राम का ब्लॉक है ना, और वापस सेम क्वेश्चन पूछ लिया। अब मैंने यहाँ पर क्या पूछ लिया, इस स्ट्रिंग के अंदर फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप कंपेयर करोगे, देखो समझना, दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, सीधी सी बात है। फोर्सेस देखो इस पे क्या क्या लगेंगे, एक तो यहाँ पर 50 न्यूटन नीचे लगेगा, 5G 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 50 न्यूटन। इधर कितना लगेगा इसके ऊपर, इसको बोल देता हूँ मैं टेंशन T2, और इस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग पुल करेगी इसको कितने, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सिंपल अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एक इसका FBD बना, एक ये एंगल मेरे पास कितना होगा 37, ये भी 37 हो जाएगा। देख समझ, अब इसका FBD बनाओगे, एक तो 50 नीचे आ रहा है, एक T2 इधर लग रहा है और एक T1 इधर लग रहा है, और ये वर्टिकल से एंगल, ये 37 ये भी 37 हो जाएगा। देख सेम क्वेश्चन बन गया, FBD दिख रहा है, सेम क्वेश्चन बन गया है। ये मैंने कंपोनेंट से किया था, देख अब इसको मैं लामी से कर रहा हूं। दोनों तरीके से कर सकते हो, लामी हो गया या ट्रायंगल वाला मेथड, तीनों मेथड। ट्रायंगल वाला मेथड और इजी होता है, इसको ट्रायंगल वाले मेथड से करो। देख इन दोनों का, ये इक्विलिब्रियम में अगर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट बनाओगे अगर आप, तो उसका इन दोनों के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो T1 के बराबर ही होगा। तो इस वाले वेक्टर की लेंथ जो होगी वो किसके बराबर होगी, T1 के बराबर ही होगी। वर्टिकल से एंगल 37 है, तो वर्टिकल से एंगल मेरे पास क्या हो गया 37 हो गया। अब ट्राइंगल देख लो आप यहाँ पर, इस ट्राइंगल से देख लो तो क्या हो गया मेरे पास, T1 cos 37 किसके बराबर हो जाएगा 50 के। इस ट्राइंगल से T1 cos 37 किसके बराबर हो जाएगा 50 के, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, बेस ये हो गया 50 अपॉन हाइपोटेनियस T1, ठीक है। या T1 का मैंने सीधा ये कैसे लिख पाया मैं, इस T1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन है 50, क्योंकि ये T1 एक तरीके से क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है, तो ये दोनों इसके कंपोनेंट बोल सकते हैं अपन, T1 के ये दोनों कंपोनेंट है। तो T1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, T1 cos 37 जो 50 के बराबर होगा। तो T1 इक्वल्स टू कितना हो गया 50 cos 37 होता है 4/5, तो कितना हो गया मेरे पास ये 250/4 न्यूटन। देख T1 की वैल्यू, उधर T1 T था अपना, देख T की वैल्यू वही आ रही होगी 250/4 न्यूटन, है ना। इससे भी कर सकते हो, दोनों मेथड बता दिए मैंने आपको, आप लामी से वो ट्राई करना, उससे भी आंसर आ जाएगा। और T2 निकालना है, T2 क्या है, T2 क्या है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो T2 हो गया T1 का साइन 37 है, तो यहां से T2 आ जाएगा मेरे पास, T1 तो आ गया 250/4 और साइन 37 होता है 3/5, 5 से काट दिया 50,
कितना आ गया 150/4। मतलब आपको समझना होगा फोर्सेस कुछ नहीं है, फोर्सेस सब सेम होते हैं। कभी नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में दिखेगा आपको, कभी टेंशन की फॉर्म में दिखेगा, किस फॉर्म में दिखेगा। बस आपको मेन आपको ये 3 जो मेथड बताया मैंने तीनों लगाने आनी चाहिए। या तो आप लामी से कर लो, या आप कंपोनेंट वाले मेथड से कर लो, या ट्रायंगल बना के, या पैरेललोग्राम बोल लो, या ट्रायंगल बोल लो, ट्रायंगल बना के कर लो। आप तीनों तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको आप, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जल्दी से लिखो। ओ हो भाई साहब पूरा बोर्ड काला हो गया, काला कट। क्या करूँ अब, इसमें पानी भर के लाया हूँ मैं डस्टर के अंदर, मान नहीं रहा भाई, कोई मान ही नहीं रहा है। फिर अगला एक और प्रश्न करते हैं अपन, मस्त। है ना, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, देख बढ़िया। एक हाथ और मार ले। सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आगे कर करके तुम्हें टाइम लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या बोर्ड साफ कर रहे हो यार, पता नहीं पढ़ाते हो बोर्ड साफ ज़्यादा करते हो यार। क्या करूँ भाई, गरीब आदमी है। बस बहुत जल्दी इस समस्या का मैं समाधान निकालूंगा वेरी सून। कोशिश कर रहा हूँ यार, जब तक मुझे झेल लो यार। बस कंटेंट बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, बस उसकी इज्जत रख लेना भाई, उसका मान रख लेना, सम्मान रख लेना। चल देख, एक और देख, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार ये, कई बुक में देखोगे, कई किताबों के अंदर मिल जाएंगे। सपोज कितना लोगे, ये मेरा 30 डिग्री एंगल है, और इधर से ले लो आप 60 डिग्री, और यहाँ से लटका दिया मैंने वही 5 किलोग्राम। ठीक है, आपको तीनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालना है। फाइंड टेंशन, बारिश हो रही है मस्त शानदार, मेरे को तो नज़ारे दिखते हैं, ऐसा लगता मतलब कैमरा घुमा के दिखाऊं क्या। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, इन ऑल स्ट्रिंग्स, तीनों स्ट्रिंग के अंदर। तीन स्ट्रिंग कौन कौन सी है? स्ट्रिंग चेंज होते ही, स्ट्रिंग डिफरेंट होते ही टेंशन डिफरेंट, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप। तो देखो यहाँ पर ये सबसे पहले फोर्स आएगा कहाँ से, टेंशन आएगी कहाँ से, ये धरती माता इसको पुल करेगी 50 से, तो उसकी वजह से इसके अंदर टेंशन आएगा, उसको बोल दिया मैंने T1। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पर फोर्स लगेगा तो ये स्ट्रिंग भी पुल होगी, इस T1 का कोई ना कोई कंपोनेंट इसको पुल कर रहा होगा, तो स्ट्रिंग भी पुल करेगी, है ना। इस T1 का कोई ना कोई कंपोनेंट इस स्ट्रिंग को भी पुल कर रहा होगा, तो उसकी वजह से मेरे पास क्या होगा, इधर भी एक स्ट्रिंग वापस पुल करेगी, उसको बोल दिया मैंने T2। द सेम वे ये वाली स्ट्रिंग भी क्या करेगी, इसको पुल करेगी, उसको मैंने क्या बोल दिया T1, इसको क्या बोल दिया मैंने T1। और इसी पॉइंट पर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, इस पॉइंट को स्ट्रिंग भी पुल करेगी T1 से नीचे, सॉरी T1 T2 ये T3। ठीक है ना, 5 किलोग्राम को ऊपर पुलिंग फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट को भी ये नीचे वाली स्ट्रिंग जो पुल करेगी T1 से। क्लियर? बस अब यहां पर देख लो, अब यहां पर मुझे देखना, अब इक्विलिब्रियम पे, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो देखो क्या होगा। 5 किलोग्राम अगर इक्विलिब्रियम में है तो 5 किलोग्राम के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, T1 ऊपर 50 नीचे है, तो सीधा एक ही, तो T1 तो सीधा आ गया मेरे पास, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 50 न्यूटन। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, 50 न्यूटन। अब देखो इसका, अब मैं अगर यहाँ पर FBD बनाऊँ, समझ, ये 30 और 60 कितना हो गया 90, तो ये भी मेरे पास क्या 90 डिग्री हो गया। देख अब फोर्सेस बना देंगे यहाँ पर, ये कौन है, ये T2 है, ये कौन सा है, ये T3 है, और नीचे T1 जो लग रहा है, नीचे T1 जो लग रहा है वो कितना है 50 न्यूटन लग रहा है, और ये मेरे पास कितना 90 डिग्री है। समझ में आ गया? अब अगर ये वाला पॉइंट भी, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम के अंदर मौजूद हर पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या क्या बोल सकता हूं मैं, इस T2 और T3 का रिजल्टेंट कौन हो गया 50। या लामी लगा, लामी या लामीज लगा दो, जैसे करना वैसे कर यार, लामीज लगाओ। 50 का एंगल 90, T3 का एंगल ये वाला एंगल बोले तो इधर से निकले एंगल, यहां से मेजर कर ले, ये Z बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये Z बन रहा है, तो ये कितना बन जाएगा 60। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया, सही है 60। अब देख लो यहाँ से T2 का एंगल लगा लामी 90 + 60, T2 का एंगल, T3 का एंगल 90 + 30, T1 का एंगल 90, ये लामी से कर दो आप, या तो या अपना रिजल्टेंट वाला मेथड, ट्रायंगल वाला मेथड। ट्रायंगल वाला मेरे को बेस्ट लगता है, तो यहाँ से देख मेरे पास ये ट्रायंगल बनाऊंगा मैं, ये ट्रायंगल देख लो, इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी 50। अब एंगल देख लो, ये मेरे पास कितना है 60, क्योंकि ये 30 है। हो भाई समझ में आ गया ना भाई, ये समझ यहाँ से, ये 30 है तो ये 60 होगा ना, ये 90 डिग्री पूरा, ये 30 तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो देख ले 50 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो 50 का
कौन सा? cos 60, या कॉम्पाउंड में रिजोल्व करो पागलों की तरह, T3 cos 60, T2 cos 30, T2 sin 60, T3 sin 30, दोनों को जोड़ के 50 के बराबर करो, वो थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है। लामीज विल बी सिंपलर, और या फिर ये वाला सिंपलर। तो 50 का कॉम्पाउंड इस डायरेक्शन में, तो 50 cos 60 की वैल्यू किसके बराबर होगी? T2 के बराबर। तो T2 की वैल्यू आ गई मेरे पास। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या? तो T2 हो गया 50 cos 60 1/2, कितना हो गया भाई? 25 न्यूटन। और T1 देख ले, T3 निकालना है। T3 50 का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट 50, या ये ट्राइंगल देख लो, ये वाला ट्राइंगल से लिख या ये वाला ट्राइंगल से लिख, जैसे समझ में आ रहा है। तो 50 का इधर कॉम्पोनेंट 30 डिग्री एंगल पर 50 cos 30 कितना हो गया? T3 के बराबर हो गया। तो T3 इक्वल्स टू 50√3/2, कितना हो गया ये? 20√3 न्यूटन। जल्दी से लिख इसको, जल्दी से लिख, जल्दी से लिख। देखिए अगला प्रश्न, अगला पड़ाव आपके जीवन का। भाई कॉन्सेप्ट सीख यार, कॉन्सेप्ट सीखना मतलब सब जगह एक ही चीज लग रही है। इतने तरह के क्वेश्चन करवाए, सब में बस वो 3 मेथड बताया, लामीज थ्योरम, कंपोनेंट मेथड, या ट्रायंगल मेथड, या पैरेललोग्राम, जो बोलना बोल लो उसको। वाओ 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 वाओ। देख और दिखाऊं, और देख और क्या प्रश्न हो सकता है। देख थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन पे चले अपन। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड बाबा पे क्या बनाया अपन? 37 डिग्री पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। वही 5 किलो भिंडी 12 रुपये किलो, 5 किलो का ब्लॉक। आपको मालूम करना, फाइंड टेंशन in string and normal reaction on block फोर्सेस देखो आप, इक्विलिब्रियम में है भाई, इसको बोलने की जरूरत नहीं, इक्विलिब्रियम में है, कहीं बोलने की जरूरत नहीं। कभी नहीं बोला हो तो भी देख लो, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा भाई, फिक्स कर रखा है, बांध रखा है भाई को। देख फोर्सेस देखो भाई, ये ब्लॉक देख, सबसे पहले तो फालतू फोर्स लगा लो आप, साला ढीठ फालतू फोर्स 50 न्यूटन, 5G 50 न्यूटन। ये इसको इधर खींचेगा तो इसका एक कंपोनेंट, समझ में आ रहा है? इसका एक कंपोनेंट कहीं ना कहीं इसको इधर खींचेगा, समझो, इसका एक कंपोनेंट इसको कहीं ना कहीं इधर खींच रहा होगा। उसकी वजह से स्ट्रिंग भी इसको क्या करेगी? पुल करेगी। स्ट्रिंग खिंचाएगी, स्ट्रिंग के ऊपर जब भी पुलिंग फोर्स होगा तो स्ट्रिंग भी खींचेगी टेंजेंट डी से। और mg का एक पुश लगा, उसकी वजह से सरफेस के परपेंडिकुलर इस ब्लॉक ने इसको पुश किया होगा, उसकी वजह से इस वाले ब्लॉक ने इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाया होगा, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको आप बोलते हो n। मैंने यहाँ पर फोर्सेस ये 3 ही क्यों बनाए, समझ में आ रहा है? आपको कॉन्सेंट्रेट कहां करना है? इस बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस। बॉडी के ऊपर एक mg लग रहा है, स्ट्रिंग लगा रही है, और ये नीचे वाला जो वेज है, इसको वेज भी बोलते हैं अपन, कई बार देखा होगा। नॉन वेज नहीं, वेज, WEDGE, इसको वेज भी बोलते हैं अपन। कई बार डायग्राम के अंदर ऐसा शब्द यूज हो जाए तो घबराना मत, ये वेज है, तो वेज भी उसको एन लगा रहा होगा, ठीक है? अब देख सिंपल, अब इसका क्या कर लो आप, वो बना दो, FBD बना दो। देख इधर आ गया T, इधर आ गया 50। देख मजा, देख वही चीजें बन गई थी, फिर सेम क्वेश्चन हो गया। सर क्या आप कॉपी पेस्ट करवा रहे हो आज यार, मजा ही नहीं आ रहा। ये देख नॉर्मल रिएक्शन भाई, देख ये मेरा ये 37 है ना, देख इस लाइन का एंगल 37 है ना, ये हॉरिजॉन्टल से ये 37, ये परपेंडिकुलर है, देखिए 90 डिग्री एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 53। देखो अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, फिर वो आ गया भाई, काट की कसम, सेम क्वेश्चन आ गया, फिर सेम आ गया। अब वापस करो, अब इस बार लांबी करें, लांबी कर लेते हैं इस बार। देख लांबी के लिए एंगल पता होनी चाहिए, तो देख मेरे पास क्या है, ये 90 डिग्री, 50 का एंगल 90, T1 का एंगल 90 + 53, ये सेम क्वेश्चन हो गया यार। देख बस हो गया भाई, लांबी से कराइए, लांबी से। ट्रायंगल वाला मेथड आप करना इस बार,
ट्रायंगल वाले मेथड से आप निकालना। तो लांबी, आधा लांबी, तो एन के सामने वाला एंगल, एन के सामने वाला एंगल 90 प्लस 37 साइन 90 प्लस 37, टी के सामने वाला एंगल। हमेशा अननोन को लेफ्ट में रखो, सबसे राइट मोस्ट में नॉन रखो। नॉन मतलब ये वाला फोर्स नॉन है ना, उसको समझ राइट में रखो, थोड़ा इजी रहेगा आपको। हाँ टी अपॉन, हाँ टी का एंगल, टी का एंगल क्या है, टी 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 हो गया 90 प्लस 53, 90 प्लस 53 50 50 का एंगल 90, 50 का एंगल 90। बस कर ले भाई, कर ले बात। 1 2 3, एक और 3 को इक्वल करेंगे तो n इक्वल्स यू साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है। यहां तो मिस्टेक कर दो, इसलिए मैं लामी को बहुत कम प्रीफर करता हूं, क्योंकि आप क्या मिस्टेक कर दोगे, साइन 90 प्लस थीटा को पता नहीं क्या कर दोगे, पर फिर भी थ्योरम आना चाहिए। बाकी आपका वो लगा लो मेथड। हाँ तो ये हो जाएगा n बराबर 1 और 3 को इक्वल किया, उधर 50 ऑलरेडी है, साइन 91 हो गया, ये कॉस 37 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा बताइए, 50 इंटू कॉस 37, कॉस 37 होता 4/5, ये हो गया 40 न्यूटन भाई। ठीक है, फिर देख 2 को 3 के बराबर कर दो, 2 को 3 के बराबर कर दो, टी बराबर 50 पहले से है, अपॉन में 1 पहले से है, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा कॉस 53 है ना, इसको cos 53 लिखा है, कितना 50 cos 53 3/5 5/50 30 न्यूटन। देख वापस हो जाएगा, कब से सेम आंसर आया जा रहे हैं यार, अरे समझ में तो आ रहा है, सब जगह सेम है। जल्दी लिख इसको जल्दी, बस आज का आखिरी क्वेश्चन एक और करते हैं, फिर अब टाटा बाय बाय करेंगे आज। चलो जल्दी लिखो। एक अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ अब मैं, एक लास्ट एक बढ़िया क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, जो भी बहुत एडवांस की तो नहीं, थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन, सुंदर सा खूबसूरत सवाल, इस खूबसूरती के इस भाग के प्रायोजक लक्स निर्मा सुपर, लगा दे खूबसूरती पे 4 चांद, याओ मिट जा रे देख थक गया, देख बस आखिरी सवाल। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, खेलेंगे कूदेंगे नहीं, ध्यान से देखेंगे। आपको क्या दी हुई, एक मैसिव रोप, क्या दी हुई है, एक मैसिव रोप, समझेंगे, ओह माय गॉड की कसम, डायग्राम बनाने में मैं बड़ा तुच्छ प्राणी हूँ। ये क्या है, दिस इज व्हाट, और यहाँ से और ये एंगल दिया हुआ है आपको थीटा, यहाँ से मतलब ये एंगल, दोनों एंगल थीटा हैं, और ये कौन है बदतमीज, मैसिव रोप, मैसिव, ये रोप की स्पेलिंग क्या होती है, रोप ROP होता है शायद, मैसिव रोप है। आपके पास 3 पॉइंट है इसका, मैसिव रोप ऑफ मास m मास की मैसिव रोप, मतलब मास वाली रोप, मासलेस नहीं है। आपके पास 3 पॉइंट है, पॉइंट P, पॉइंट Q और ये मिड पॉइंट, बिल्कुल ये पॉइंट R। आपको मालूम करना है टेंशन, टेंशन एट P, Q एंड R पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स पर टेंशन मालूम करना है। क्योंकि देखो अगर ये मासलेस होती तो सीधा बोलते भाई तीनों स्ट्रिंग में टेंशन तो सेम रहता है भाई, क्या ही सोचने का है। बस अब क्या करो, एफबीडी बनाए, एफबीडी पूरी स्ट्रिंग का मास, रोप का मास दे रखा है आपको कितना m, तो देख मैं यहाँ पर एफबीडी बनाऊं, यहाँ पर कुछ टेंशन होगा, इसके इस पॉइंट पर टेंशन बोल देता हूँ, देख क्या होगा। अब टेंशन क्या है, स्ट्रिंग का कुछ मास है, उसकी वजह से नीचे फोर्स लगेगा mg, समझो ये स्ट्रिंग पे फोर्स लगेगा mg, तो mg का कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, समझो mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जो इस स्ट्रिंग के को नीचे की तरफ खींचेगा, और स्ट्रिंग पे जैसे पुलिंग फोर्स आता है तो स्ट्रिंग भी वापस खींचती है, हर पॉइंट पर स्ट्रिंग भी वापस खींचेगी। तो स्ट्रिंग एक तरीके से, तो यहां पर स्ट्रिंग कुछ फोर्स लगाएगी, पुल करेगी ड्यू टू दिस mg कंपोनेंट, mg के किसी
पोर्शन की वजह से स्ट्रिंग इधर से खींचाएगी, तो ये जो सरफेस होगी ये भी इसको ऊपर की तरफ सेम फोर्स से खींचेगी। उसको बोल दिया मैंने क्या, टीपी। समझना है ना, जितना फोर्स नीचे लगा उतना ही फोर्स अपोजिट किसने लगाया, सरफेस ने। अपन अभी देख रहे थे ना ऊपर, भाई मैंने ब्लॉक लटका रखा था, ब्लॉक के ऊपर mg लग रहा है, स्ट्रिंग के ऊपर लगा, स्ट्रिंग ने टी से पुल किया, तो वापस छत भी तो वापस नीचे पुल कर रही थी। छत के ऊपर भी टी लग रहा था, छत के ऊपर टी लग रहा है, तो ये छत भी तो वापस टी से ऊपर खींचेगी। समझो, छत के ऊपर एक्शन टी, छत का रिएक्शन टी, एक्शन रिएक्शन। समझ में आ रहा? तो वही तो स्ट्रिंग ने टीपी लगाया तो छत ने भी टीपी लगाया। ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय छत ऑन स्ट्रिंग। तो सेम वे यहां पर भी क्या होगा, टी क्यू। हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगा, ये अपने को पता है। हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो क्या है, मैसिव है, मासलेस नहीं है। मासलेस होती तो सीधा बराबर कर देते अपन। चल अब देख, सिंपल सी बात है। अब इसको कॉमन यहां पर देख करो, अब मैं नेट फोर्स करता हूं यहां पर। समझना, पूरी स्ट्रिंग का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, पूरी स्ट्रिंग का एफबीडी बनाऊं, तो देख 3 फोर्स लग रहे हैं। एक तो यहां पर देखना, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना, थीटा। समझ में, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। द सेम वे इधर ये भी क्या होगा, थीटा। तो 2 फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल के ऊपर। समझ, तो एक तो ये हो गया टीपी, एक ये हो गया टी क्यू, और एक लग रहा है मेरे पास कितना, mg। और ये दोनों एंगल, ये थीटा, ये भी मेरे पास क्या हो गया, थीटा। जब भी एंगल नहीं दिया हुआ तो बेस्ट है आप कंपाउंड में रिजोल्व कर लो। तो देखिए इधर से कंपाउंड रिजोल्व करूंगा टी क्यू का, तो टी क्यू कॉस थीटा, इधर से मेरे पास क्या आ गया, टी क्यू टीपी, इसका कंपोनेंट टीपी कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट टी क्यू कॉस थीटा, और इसका यहाँ बना लेना चाहिए था, सॉरी, टी क्यू साइन थीटा, और इस टीपी का भी कंपोनेंट आएगा टीपी साइन थीटा, है ना। सारे भाई mg ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में है, टीपी और टीक्यू को भी निकाला है, एक्स और वाई में रिजोल्व कर लिया। तो इसके इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, स्ट्रिंग अगर रोप इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, टीपी कॉस थीटा इक्वल्स टू टी क्यू कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल, तो देखो मजेदार काम क्या आ गया, टीपी और टी क्यू की वैल्यू इक्वल आएगी। पी और क्यू अब बस एक निकालो, दोनों काम हो जाएंगे। और दूसरी इक्वेशन क्या बना सकता हूं, इन दोनों का सम शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, mg। मतलब टीपी साइन थीटा प्लस टी क्यू साइन थीटा, दोनों का सम किसके बराबर, mg के। और टीपी और टी क्यू दोनों इक्वल है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2TP साइन थीटा इक्वल्स टू mg। तो टीपी बराबर आ गया mg अपॉन 2 साइन थीटा, और ये इक्वल किसके होगा, टी क्यू के इक्वल भी होगा। तो टीपी और टी क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अरे क्लियर। अब मुझे मालूम करना है आर पॉइंट पर, आर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, अब समझना। अब टेंशन जो होगा वो क्या होगा, समझ, ये ऐसे जा रही है। टेंशन जो होता है वो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है। किसी पॉइंट पर टेंशन जो होता है वो टेंजेंट के अलोंग बोल सकता हूं मैं, टेंशन का डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट, क्योंकि कर्व्ड है सरफेस। तो यहां पर अगर मैं टेंशन बोलूंगा इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सी, इस पॉइंट पर जो भी मॉलिक्यूल आपस में ऐसे खींचेंगे ना, मतलब इस वाले पोर्शन को ये वाला पोर्शन इधर खींचेगा, तो ये वाला पोर्शन इसको इधर खींचेगा। तो 2 टीसी इधर भी आएगा टीसी, समझ में आ रहा है। पर ये वाला टीसी जो है ये क्या है, फोर्स बाय राइट पार्ट, है ना, फोर्स बाय राइट पार्ट। राइट वाला जो पार्ट है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो टीसी। ठीक है, देख अब यहां पर इसको मेरे को, क्योंकि इस मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट पे मुझे फोर्स लगाना है, तो आप क्या करो, सिर्फ हाफ स्ट्रिंग को कॉन्सेंट्रेट करो। समझना, ये मैं सिर्फ हाफ स्ट्रिंग को कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। ये इसको मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। समझना, इस पर यहां पर क्या लग रहा है, टीसी, ये आधा पार्ट हो गया, तो इसके ऊपर आधे पार्ट पे क्या लगेगा, mg/2, और टेंशन टी, ये तो लग ही रहा है धमाकेदार थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर। देख इसको वापस, इसका एफबीडी बनाओ। एफबीडी बनाने का मतलब इस पूरी स्ट्रिंग को एक पॉइंट मास की तरह रिप्रेजेंट करो। टीसी इधर लग रहा है, और ये टी ए, टीपी, ए बी कहां से आ गया यार, ए कहां से आ गया भाई, ए पॉइंट थोड़ी, पी पॉइंट है ना, हाँ।
टीपी, टीपी का है हॉरिजॉन्टल से थीटा पर, तो ये टीपी हॉरिजॉन्टल से थीटा पर, और mg/2 तो नीचे ही है। फिर मजा आ गया मेरे को, देख भाई बोल सकता हूं मैं, अगर इक्विलिब्रियम में तो टीपी इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। ये देखो ट्रायंगल बना, टिक 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 टिक, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, मुझे क्या निकालना है, टीसी निकालना है। देख इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, टीपी के बराबर ही होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जो बीच वाला जो वेक्टर होगा उसकी लेंथ भी क्या होगी, टीपी के बराबर ही होगी ना। अगर इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों का रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल्स टू टीपी। या मैं बोल सकता हूं इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर की लेंथ होगी वो टीपी के बराबर ही होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा इन दोनों का रिजल्टेंट ही होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट अगर टीपी है तो टीसी इज द कंपोनेंट ऑफ टीपी। टीसी क्या हो गया, तो टीसी अगर मैं लिखूं, टीसी क्या हो जाएगा, टीसी इज द कंपोनेंट ऑफ टीपी एट थीटा एंगल, मतलब टीपी कॉस थीटा। टीपी का थीटा एंगल पे कंपोनेंट क्या हो गया, टीसी हो गया। तो टीसी की वैल्यू कितनी आ गई, टीपी निकाला अपन ने अभी, कितना था, mg/2 साइन थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, तो सी पर टेंशन कितना आ गया, mg/2 कॉट थीटा। देख यहां से एक और चीज, अगर आप चाहते तो सीधा यहीं से काम, इस ट्रायंगल से काम हो जाता। एक और चीज क्या लिख सकते हो, देख mg/2 जो है वो किसका कंपोनेंट है, वो टीपी का कंपोनेंट है, कौन सा, साइन थीटा कंपोनेंट है। समझ में आ रहा है, ये कॉस थीटा कंपोनेंट, तो ये क्या होगा, साइन थीटा कंपोनेंट। तो यहां से मुझे क्या निकालना है, टीपी मालूम करना है, तो टीपी इक्वल टू कितना आ गया, यहां से भी आ गया mg/2 साइन थीटा। मतलब इससे ही काम हो सकता था, अगर चाहो तो ये भी मत करो, चाहो तो ये भी मत करो, है ना, इससे ही काम हो गया। समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट होता है वो माहौल, है ना, वो कंपोनेंट, मतलब तीनों दिमाग में रखो, कभी लामी काम आएगी तो कभी कंपोनेंट काम आएगा तो कभी ट्रायंगल काम आएगा, तीनों चीजें धमाकेदार एकदम अच्छे से आनी चाहिए, शानदार तरीके से। क्लियर, चल जल्दी लिख, चलो ऑलराइट देन। सो आज का वीडियो यहीं पर ओवर करते हैं अपन, फिर कल वापस एक अनदर इंपॉर्टेंट, कल एक्सेलरेटेड मोशन वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं कल, फिर अपन न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके फिर आगे बढ़े, क्योंकि वीडियोस बहुत शानदार जाने वाला है। बाय, कल वापस सेम टाइम शाम को 7 बजे फिर हाजिर होता हूँ।